Hello students, I am Mrs. Sangeeta Patil, your English teacher and welcome to my YouTube channel. आज का वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन डी लिटरेचर के प्रोज और पोएट्री के जो एक्सट्रैक्ट हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करने से पहले आप उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये एक्सट्रैक्ट किस लेसन या किस पोएम से लिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें दो पार्ट्स रहेंगे, ए और बी। ए में आपका एक एक्सट्रैक्ट प्रोज में से आएगा, ये 3 मार्क्स का रहेगा। सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो पैसेज फर्स्ट, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। तो आइंस्टीन वर्ड हमें इसमें लिख गया है, इससे पता चल जाता है कि ये पैसेज अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल नामक लेसन से लिया गया है। इस लेसन में अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया है। सो एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। तो 2.5 साल का होने के बाद भी आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। फिर जैसे तैसे उनको बोलना आया तो वो हर चीज को दो बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और वो बाकी बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते थे, इसलिए सभी उसके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उन्हें मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। और उस टाइम पर उनकी बुद्धि भी कम थी, तो उनकी जो सिस्टर है माजा, उसे देखकर वो कहते हैं, वो न्यू बॉर्न रहती है तो उसे देखकर वो कहते हैं कि इसके चक्के कहाँ पर है। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये असली की सिस्टर है या कोई खिलौना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक। तो उन्हें बोलना कितनी एज में नहीं आता था, तो ये एक्सट्रैक्ट में देखेंगे हम। आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, तो यहाँ पे दिया है 2.5, सो योर आंसर विल बी 2.5 years. Then question 2, what did Albert's classmates call him? उनके जो classmates थे उन्हें क्या कहते थे? So see in the passage, playmates called him brother boring. उनके जो classmates थे उन्हें brother boring कहते थे। So your answer will be brother boring. What did Einstein love to play with? किससे खेलना उन्हें पसंद था? So he specially loved mechanical toys. उन्हें mechanical toys ज़्यादा पसंद थे। Your answer will be mechanical toy. तो इस तरीके से difficult words अगर हम पैसेज में ढूंढते हैं तो हमें आंसर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, at what age did Einstein not learn to speak? So 2.5 years. What did Albert's classmates call him? उसके क्लासमेट उन्हें क्या कहते थे? So answer brother boring. What did Einstein love to play with? किससे खेलना उन्हें पसंद था? So answer is mechanical toys. Then passage 2, इसमें स्टार्टिंग में ही हमें दिख गया है एवलिन ग्लेनी। तो ये लेसन एवलिन ग्लेनी के बारे में है और द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन का नाम है। लेसन में एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है जिसे सुनाई नहीं देता था, फिर भी वह म्यूजिक सीखती है। वह जाइलोफोन बजाती थी और बाद में बहुत फेमस हुई। सो एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो उसे जो सुनाई नहीं देता था ये धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो जब वो 8 साल की थी तो वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। They called her name and she didn't move. तो वे लोग उसका नाम लेते हैं लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं करती। I suddenly realized that she hadn't heard, says Isabel Glenny. तो जो उनकी सिस्टर है इसाबेल ग्लेनी, वो कहती है लगता है कि इसे सुनाई नहीं देता है, तभी ये अपना नाम सुन नहीं पा रही है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो conceal का मतलब होता है छुपाना। तो कुछ देर तक के तो एवलिन अपने फ्रेंड्स और टीचर से ये छुपा लेती है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 years की हो जाती है तो उनकी जो हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल है वो उनके पेरेंट्स को बताती है और उनसे निवेदन करती है कि इसके मार्क्स डिटोरिएटेड मतलब कम होना, मार्क्स कम हो रहे हैं, इसलिए इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग
टेक प्लेस, तो उसके सुनने की जो क्षमता है वो कब चली जाती है? सो लेट्स सी इन द पैसेज। जब वो 8 ईयर ओल्ड की थी तो वे लोग उसका नाम लेते हैं तो उसे नाम सुनाई नहीं देता, और जब वो 11 ईयर्स की हो जाती है तो उसे तब लोगों को पता चल जाता है कि इसे सुनाई नहीं देता। तो 8 ईयर्स की एज में ही उसे सुनाई देना बंद हो जाता है, लेकिन तब लोगों को पता नहीं चलता, और 11 ईयर्स में कंफर्म हो जाता है कि उसे सुनाई नहीं देता है। सो योर आंसर विल बी 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में उसे प्रॉब्लम हो जाती है और कंफर्म होता है 11 ईयर्स में। तो ये दोनों आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफर्म वाला पूछता है तो 11 ईयर्स लिखना है, और अगर खाली पूछता है कि लॉस ऑफ हियरिंग कब होता है तो वहाँ आएगा 8 ईयर्स। एवलिन मैनेज्ड टू हाइड हर डीफनेस फ्रॉम, तो उसकी जो सुनाई नहीं देने वाली प्रॉब्लम है वो किससे छुपाती है? सो सी इन द पैसेज। मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कंसील का मतलब होता है छुपाना, तो फ्रेंड्स और टीचर्स दोनों से छुपाती है। तो ऑप्शंस में सिर्फ फ्रेंड्स दिया है, सो योर आंसर विल बी हर फ्रेंड्स। थर्ड, हु अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए किसने कहा? तो ये यहीं पर दिया है, हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो हेड मिस्ट्रेस ने कहा था कि उसे स्पेशलिस्ट के पास दिखाया जाए, सो योर आंसर विल बी हेड मिस्ट्रेस। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, हो जाएगा 8 ईयर्स ओल्ड। एवलिन मैनेज टू हाइड हर डीफनेस फ्रॉम, डीफनेस किससे छुपाती है? वो हर फ्रेंड्स। देन हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए किसने कहा था? सो आंसर इज हेड मिस्ट्रेस। देन पैसेज 3, मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो ये वाले पैसेज में भी एवलिन के बारे में बताया गया है, मतलब द साउंड ऑफ म्यूजिक का ही ये पैसेज है। सेम पैसेज ही दिया है, बस ये थोड़ा आगे से ले लिया गया है। सो मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her deaf parents to take her to a specialist. तो सेम पैसेज है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से ले लिया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट मेड इसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी? तो इसाबेल को तो ऐसा लगा कि एवलिन को सुनने में प्रॉब्लम है, तो ये यहीं पर दिया हुआ है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, मतलब वो उसका नाम लेते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है। सो योर आंसर विल बी शी डिडंट हियर हर नेम। देन सेकंड, एवलिन्स हेडमिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट बिकॉज शी डिडंट स्कोर गुड मार्क्स। तो जो हेडमिस्ट्रेस है उसने कहा था कि इसे स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है, सो योर आंसर विल बी ट्रू। देन find the word or phrase in the passage which means the same as to hid. To hid का मतलब होता है छुपाना, तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। तो इसाबेल को ऐसा क्यों लगा कि उसे सुनाई नहीं देता है? She didn't hear her name. Then Evelyn's headmistress advised her parents to consult a specialist because she didn't score good marks. तो ये बिल्कुल सही है, हेडमिस्ट्रेस ने ही कहा था कि उसे स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, और टू हिड के लिए जो करेक्ट वर्ड आएगा वो है कंसील। देन पैसेज 4, टू द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल वर्ड से ही हम पहचान सकते हैं कि ये पैसेज द लिटिल गर्ल नामक लेसन से लिया गया है। लेसन में केजिया नाम की एक लड़की की कहानी है जिसे अपने पापा से बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि उसके पापा उसका कितना ध्यान रखते। सो टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो केजिया को अपने पापा से बहुत डर लगता था और वो कई बार उन्हें अवॉइड भी करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." तो हर सुबह उसके पापा उसके पास आते थे और जब वो जाते थे तो वो उन्हें गुड बाय फादर कहती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter डाउन द लॉन्ग रोड। और गुड बाय कहने के बाद जब उसके पापा चले जाते थे और जब उसे कैरेज की आवाज कम सुनाई देने लगती थी तो उसे बहुत राहत मिलती थी कि अब उसके पापा चले गए हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो उसे किससे डर लगता था? सो आंसर इज हर फादर। ये पैसेज में भी लिखा हुआ है गुड बाय फादर, मतलब फादर से उसे डर लगता था। देन हर फादर विजिटेड हर, उसके पापा उसे कब विजिट करते थे? इट इज गिवन एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू द रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, मतलब हर सुबह या मॉर्निंग में उसके पापा विजिट करते थे। सो आंसर विल बी इन द मॉर्निंग। देन फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस आंसर्ड। ऐसा वर्ड ढूंढ के बताना है जिसका मतलब होता है आंसर करना। तो पैसेज में हम देखेंगे ये वर्ड दिया है यहाँ पे रिस्पोंडेड।
टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। रिस्पॉन्ड करना मतलब वो आंसर देती थी गुड बाय फादर, सो योर वर्ड विल बी रिस्पॉन्डेड। तो 3 क्वेश्चन है इसमें। द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, किसको अवॉइड करती थी और किससे डर लगता था, सो आंसर इज हर फादर। देन हर फादर विजिटेड हर, उसके पापा कब विजिट करते थे, तो इन द मॉर्निंग। और आंसर्ड के लिए जो दूसरा वर्ड हो जाएगा वो है रिस्पॉन्डेड। देन पैसेज 5, फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर अ टैमरिन सीड्स। टैमरिन सीड्स से हम पहचान सकते हैं कि ये पैसेज माय चाइल्डहुड लेसन से लिया गया है, जिसके राइटर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इस लेसन में डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पे एक वर्ड और दिया है जलालुद्दीन, ये उनके भाई का नाम था। यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं कि ये पैसेज माय चाइल्डहुड लेसन से लिया गया है। सो फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि बाजार में एकदम से टैमरिन होता है, इमली सीड्स, इनकी मांग एकदम से क्यों बढ़ रही है। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो डॉक्टर कलाम ये पूरी सीड्स जमा करते थे और फिर उन्हें बेचते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। तो ये बेच के उन्हें 1 आना मिल जाता था। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामनी। उनके भाई का नाम था जलालुद्दीन और ये उन्हें युद्ध के बारे में बताते थे। मतलब जिस टाइम पे ये कहानी लिखी गई है उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उनका जो भाई है जलालुद्दीन वो उन्हें युद्ध की खबर बताते रहता था और वो कंफर्म करने के लिए उसे दीनामनी नाम का जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस में चेक करते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war। अब इनका जो एरिया आइसोलेटेड या अलग थलग एरिया में था इसलिए युद्ध का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन इंडिया को भी अपने मित्र देशों की सेना को ज्वाइन करना पड़ा और ऐसा लग रहा था कि इंडिया में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। Now let's see the questions। From which lesson the above passage has been taken। तो ये पैसेज माय चाइल्डहुड लेसन से लिया गया। देन सेकंड, अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग। अब्दुल कलाम जो है वो पैसे किस तरीके से कमाते थे, तो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम। तो ये सीड्स टैमरिन सीड्स है, सो योर आंसर विल बी टैमरिन सीड्स। देन थर्ड, दीनामनी वाज अ। दीनामनी किसका नाम है, तो ये दीनामनी यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें हेडलाइंस है, तो हेडलाइंस न्यूज़पेपर में ही होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि दीनामनी जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है। सो आंसर विल बी न्यूज़पेपर। सो योर 3 क्वेश्चंस। पैसेज जो है माय चाइल्डहुड लेसन से लिया गया है और डॉक्टर कलाम पैसे कैसे कमाते थे, तो टैमरिन सीड्स को बेचकर। और दीनामनी किसका नाम है, न्यूज़पेपर का नाम। द नेक्स्ट इज, इसके बी पार्ट में जो पोएम के एक्सट्रैक्ट है उसका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स सी द extract। And the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। रेन वर्ड इसमें दिया हुआ है, तो इस वर्ड से ही हम पहचान सकते हैं और यहाँ पे रेनी भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों से हम पहचान सकते हैं कि ये जो पोएम है वो है रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्ट्स कीने। इस कविता में कवि ने अपने बचपन की अच्छी यादों के बारे में बताया है। वो रात के समय जब अपने बेड पर लेटकर बारिश की आवाज़ सुनते थे और उनकी मम्मी उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी तो उन्हें परम आनंद मिलता था। सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स। स्टेरी स्फेयर्स का मतलब होता है तारों से भरा आकाश। तो कवि कहते हैं कि जब नम काले बादल जो पानी से भरे हैं तारों भरे आकाश में मंडराते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो ऐसा लगता है कि जितनी उदासी अंधेरा या मन है वो धीरे धीरे बारिश आंसुओं के रूप में गिर रहा है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। कितना परम सुख है जब हम अपने घर के तकिए पर सिर रखकर बारिश की पटपट की आवाज अपने सिर के ऊपर मतलब कि छत पर सुनता हूँ। लेट्स सी द क्वेश्चंस। फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो रेन वर्ड से समझ में आता है कि ये पोएम है रेन ऑन द रूफ। द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज। ब्लिस का इसमें ऑपोजिट बताना है, तो ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, तो इसका उल्टा हो जाएगा
कर्स. कर्स मीन्स अभी. देन वेयर डू द शैडोज हॉवर. शैडोज कहाँ पर हॉवर होती है? तो ये यहाँ पे शुरू में दिया है ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, मतलब तारों से भरे आकाश में. सो योर आंसर विल बी ऑन स्टेरी स्फीयर्स. तो 3 क्वेश्चन है इसमें. पोएम का नाम रेन ऑन द रूफ, रेन वर्ड से समझ में आता है. ब्लिस का ऑपोजिट कर्स, और शैडोज कहाँ हॉवर होती है या काले बादल कहाँ मंडराते हैं. सो ऑन स्टेरी स्फीयर्स, तारों से भरे आकाश. देन एक्सट्रैक्ट 2. 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. अब इसमें रोड्स वर्ड हमें मिल गया है, तो रोड वर्ड देख के ही हम समझ सकते हैं कि ये द रोड नॉट टेकन पोएम से लिया गया है, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं. इस कविता में कवि यह बताना चाहता है कि जीवन में हमें हमेशा 2 रास्ते मिलेंगे, एक सरल और दूसरा कठिन, और वह यह बताना चाहता है कि हमें कठिन वाला चुनना चाहिए, अभी तो हम भीड़ से अलग हो पाएंगे. सो 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो कवि कहते हैं कि 2 रास्ते अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिशा में पीले जंगल में, और क्षमा करें मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सकता. और एक यात्री होने के नाते देर तक मैं खड़ा रहा और एक की तरफ दूर तक देखा, जहां तक देख सकता था वहां तक, जहां तक मुड़ गई घने झाड़ियों और पौधों में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लॉक डाउन वंस एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. तो 2 रोड्स डाइवर्स्ड हैं और पोएट को सॉरी फील हो रहा है कि वो दोनों रास्तों में एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला है, इसलिए दोनों रास्तों में एक साथ नहीं चल सकता. और वो दूर तक के देखता है तो वहाँ उसे सब घने झाड़ियाँ और पौधे जो है वो दिखाई देते हैं. क्वेश्चन, व्हाट डज येलो वुड मीन. येलो वुड का मतलब क्या होता है? तो येलो वुड से मतलब होता है पीला जंगल, और पीला जंगल तब दिखाई देता है जब पतझड़ का मौसम रहता है, क्योंकि उसमें पत्तियां पीली कलर की हो जाती है. सो योर आंसर विल बी ऑटम. तो ऑटम होता है पतझड़. देन व्हाई वाज द ट्रैवलर फीलिंग सॉरी. तो उसे सॉरी क्यों लग रहा था या सॉरी क्यों फील हो रहा था? सो यहाँ दिया है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, क्योंकि वो दोनों रोड्स में ट्रैवल नहीं कर सकता. बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, क्योंकि दोनों रोड्स में ट्रैवल नहीं कर सकता. देन फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन. कौन सी पोएम से ली गई है? तो रोड वर्ड से समझ में आ जाता है द रोड नॉट टेकन. तो येलो वुड का मतलब पीला जंगल, और ये ऑटम सीजन में दिखाई देता है. ट्रैवलर सॉरी फील क्यों कर रहा है? बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, दोनों रोड्स में ट्रैवल नहीं कर सकता. और पोएम का नाम इसमें है द रोड नॉट टेकन. देन एक्सट्रैक्ट 3. नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर. मेमोरी वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये पोएम है रेन ऑन द रूफ, और इसमें रेन वर्ड भी दिया हुआ है. तो ये दोनों वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये पोएम है रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोर्ट्सकी ने. इस कविता में कवि ने अपनी बचपन की यादों के बारे में बताया है. तो कवि कहते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एंड शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देन टिल द डॉन. तो कवि कहते हैं अब उनकी यादों में उनकी माँ आ जाती है. बारिश अतीत की यादें लाती है. यह माँ की स्मृति है. वह सब भाई बहनों को बहुत प्यार करती थी. वह उन्हें सुबह तक सोने देती थी और बहुत प्यार से हम सबको देखती थी. मतलब अब उन्हें उनकी माँ की याद आ रही है. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. शिंगल्स का मतलब होता है छत के ऊपर जो टाइल्स लगी रहती है, उन्हें शिंगल्स कहा जाता है. तो पोएट कहते हैं कि छत पर टाइल्स पर वर्षा की पटपट की आवाज महसूस कर रहा था. तो टाइल्स के ऊपर जब पानी गिरता है तो उसकी पटपट की आवाज सुनाई देती है, और ये पटपट की आवाज पोएट को सुनाई दे रही है. नाउ सी द क्वेश्चंस. विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग. पोएट को कौन सी आवाज आ रही है? सो पैटर ऑफ द रेन. पैटर ऑफ द रेन मीन्स बारिश की पटपट की आवाज. सो आंसर विल बी साउंड ऑफ. देन द साउंड रिमाइंड्स द पोएट ऑफ. साउंड जो है उन्हें किसकी याद दिलाता है? तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है उनकी यादों में उनकी मदर आ गई है. सो आंसर विल बी मदर, हिज मदर. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स. अब एक्सट्रैक्ट में से वर्ड ढूंढ के बताना है जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, मतलब चीज़ों को याद करना. तो उसके लिए वर्ड है मेमोरी. ये मेमोरी यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है. नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, मतलब अब मेरी यादों में मेरी मम्मी आ गई है. तो किसी भी चीज़ को याद रखना, मेमोरी में रखना, उसके लिए करेक्ट वर्ड आ जाएगा मेमोरी. देन एक्सट्रैक्ट 4. विंड कम सॉफ्टली. अब स्टार्टिंग में ही वर्ड हमें दिख गया है विंड. तो इसी समझ में आता है कि ये विंड पोएम से लिया गया है, जिसके पोएट है सुब्रमण्य भारती. इस कविता में यह बताया गया है कि आंधी जब जोरों से चलती है तो बहुत नुकसान पहुंचाती है,
लेकिन अगर हम मजबूत बन जाए अर्थात मुसीबतों का सामना करना सीख ले तो आंधी को भी अपना दोस्त बना सकते। सो विंड कम सॉफ्टली, कहते हैं कि हवा धीरे धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के जो शटर्स है उन्हें मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत फैलाओ, स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और खानों में से किताबें मत फेंको। अर्थात आंधी आने पर खिड़की के शटर टूट जाते हैं, कागज फैल जाते हैं और खानों में से किताबें नीचे गिर जाती हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। Whom does the poet request in the above lines? पोएट इसमें किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? तो यहाँ विंड से रिक्वेस्ट हो रही है। सो योर आंसर विल बी द पोएट रिक्वेस्ट विंड इन द अबव लाइन्स। विंड से रिक्वेस्ट हो रही है इसमें। देन सेकंड, राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड, विंड का एक कोई भी एक्शन लिखना है। तो इस एक्सट्रैक्ट में विंड के 3 एक्शन दिए गए हैं कि वो विंडो के शटर्स को तोड़ती है, स्कैटर द पेपर्स, पेपर को फैलाती है, और थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ में से बुक्स को नीचे फेंक देती है। तो ये तीनों में से हम कोई भी एक लिख सकते हैं। सो आंसर द विंड स्कैटर्स द पेपर। आप इसकी जगह बाकी 2 भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करना या फेंकना, इसके लिए करेक्ट वर्ड लिखना है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना या डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकना। सो योर वर्ड विल बी स्कैटर। तो पोएट किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? सो आंसर विंड। इसका एक कोई भी एक्शन लिखना है। तो ये शटर वाला, स्कैटर वाला या फिर ये बुक वाला, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो हो जाएगा। सो आई एम श्योर कि ये एक्सट्रैक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब जब पेपर में आएगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन रिवाइज ऑल these extract and keep watching my channel so that you can get all my latest videos. Thank you and best of luck for your exam.